नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विश्व का भूगोल का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? हमारा आकाश गंगाओं का एक अनंत समूह है, जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इसका निरंतर विस्तृत, ये निरंतर क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तृत ही होते जा रहा है हमारा। और इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो 13.6 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो हमारा कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड का सर्वमान्य सिद्धांत है। और इसके जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। बात करते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं, तारों का एक विशाल समूह होता है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। आकृति अनेक प्रकार की इसकी होती है आकाशगंगा की। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम दुग्ध मेखला, मिल्की वे। आपसे पूछ लें तो मिल्की वे क्या होता है? यह हमारे सौर मंडल में, हमारा सौर मंडल इसी में स्थित होता है, मिल्की वे। और आकार बात करें तो ये कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। और इसका अन्य नाम मंदाकिनी भी कहते हैं इसे, मंदाकिनी। सौर मंडल की बात करें तो मिल्की वे किसमें होता है? हमारे जो मिल्की वे में सौर मंडल होता है। सौर मंडल किस में होता है? मिल्की वे में होता है। मिल्की वे किस में होता है? गैलेक्सी में होता है। गैलेक्सी किस में होता है? ब्रह्मांड में होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर सौर मंडल की बात करते हैं। सौर मंडल जो हमारा है, सौर मंडल में सौर मंडल ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जितने भी है सभी से मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। सौर मंडल में और भी होते हैं, जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, अन्य आकाशीय पिंडों का ये समूह होता है। और समस्त ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन सा है? सूर्य होता है। इसका निर्माण की बात करें, सौर मंडल का निर्माण की बात करें तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं ग्रहों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो ग्रहों में कुछ आंतरिक ग्रह हैं, कुछ बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह हैं जो हैं कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार की बात करें तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो कौन कौन से? हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सभी हैं ग्रह, इसको याद रखेंगे आप। आकार के अनुसार की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति के बाद शनि आता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं अक्षांश की बात करते हैं। तो जो अक्षांश, ये हमारी समानांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। विषुवत से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है, तो ये हमारा अक्षांश कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी पूछ ले तो 111 किलोमीटर क्या होता है? दो अक्षांश रेखा। देखो हम यहाँ पर अक्षांश रेखा बनाते हैं, इंग्लिश में से बोलता है लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है इसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये 23.5 डिग्री पर जो एक अक्षांश रेखा गुजरती है नॉर्थ में, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ में से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसकी प्रत्येक अक्षांश रेखा की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, अभी हमें यहाँ बताया ही गया है। ठीक है, और कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179 है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात करते हैं। तो पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध है? अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के बीच से जो गुजरती है इसे क्या बोलते हैं? हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर उसके बाद यहाँ से जो एक रेखा ये गुजर रही है आपकी कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा बोलते हैं।
और 23.5 डिग्री मकर रेखा इसे बोलते हैं। अब इस बीच की जो जितनी भी ये दूरी है, ये वाली रेखा है, इसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है और इस वाले एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, इस कारण हम इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब ये हमारा जो 23.5 डिग्री से यहाँ से एक रेखा गई है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ये हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, दो रेखा 66 डिग्री पे है उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब इस रेखा को, इस बीच की रेखा को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं ना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ी ठंडी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज है वो पूरी नहीं पहुँचती, इसलिए यहाँ पे इसे हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इस वाले को बोलते हैं हम शीत कटिबंध। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है हम इसे क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध ये वाला और ये वाला एरिया। तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से एरिया है। जो बीच वाला एरिया है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उसके ऊपर जाते हैं हम तो हमारा बीच में आता है शीतोष्ण कटिबंध और उसके ऊपर आता है तो शीत कटिबंध आता है। तो ये हमारे पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है, आप इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम देशांतर रेखा की बात करते हैं। तो देशांतर रेखा कैसे होते हैं, यहाँ पर हम एक बार इसको बना कर दिखा देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ से बीच से ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, ये इसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की बात करते हैं तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो यहाँ पर देखो विषुवत रेखा के बीच यहाँ पर 2 देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी होती है और जितना हम ध्रुव के पास जाते हैं उतना वो उसकी दूरी कम होती जाती है। तो यहाँ पे हैं 2 देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम जो दूरी कहाँ होती है, ध्रुव पे होती है। न्यूनतम दूरी कहाँ पे, यहाँ पे न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी न्यूनतम दूरी, सबसे यहीं पे ध्रुव पे होगी। और नीचे की बात करें तो नीचे भी यहाँ पर ध्रुव पे होगी सबसे न्यूनतम दूरी। ठीक है, वो सभी रेखा आगे मिलेगी। अब 0 डिग्री देशांतर प्रधान यमोत्तर कहलाती है। अब ये 0 डिग्री जो देशांतर है हमारा, 0 डिग्री देशांतर, ये प्रधान यमोत्तर कहलाता है हमारा। 0 डिग्री देशांतर ये जो है हमारा 0 डिग्री देशांतर प्रधान यमोत्तर रेखा कहलाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे। इसको याद रखें, गोरे कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर थी। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे। याद रखेंगे। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। वहाँ हमने देखा था अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। यहाँ पे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इनकी लंबाई बराबर होती है। लंबाई की बात करें तो लंबाई सबकी क्या होती है, बराबर होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की बात करें, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिलने वाली काल्पनिक रेखा है ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं हम। अब हमें देखना है पृथ्वी के बारे में। देखते हैं हम। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये तो सभी को पता ही है। औसत त्रिज्या की बात करें तो 6378 है। औसत घनत्व बात करें तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद हम सतह के 29% भाग पर स्थल है, 71% भाग पर जल है। आकार कैसा आकार है तो ध्रुव ऊपर चपटी है, थोड़ी सी गोलाकार है, मतलब वो जोइड आकार की है, इसे याद रखेंगे। अब हम पृथ्वी की संरचना की बात करते हैं। तो पृथ्वी की बात करें ना, आंतरिक संरचना की बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना हुई है वो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ देखोगे तो एक है हमारा क्रोड, मेटल, भूपर पट्टी। ठीक है, जो क्रोड होता है, ये भूपर पट्टी होता है हमारा। भूपर पट्टी कोनराड, मोहा अशांत तत्व, रेपेटी अशांत तत्व, गुटेनबर्ग अशांत तत्व, लेहमन, मतलब ये जिन्होंने डिवाइड किया उनके नाम पे रखा गया। तो आप यहाँ पर देखो, पहले इसको हम करते हैं 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रोड, मेटल और भूपर पट्टी।
अगर हम 0 डिग्री से 100 मीटर की बात करें तो वो हमारा भूपर्वतीय आता है। 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेटल, और उसके बाद क्रूड आता है हमारा 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक ये हमारा क्रूड आता है। ठीक है, भूपर्वतीय की बात करते हैं। भूपर्वतीय तक ये हमारा पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% होता है। कुल आयतन का पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग होता है भूपर्वतीय। ठीक है, औसत घनत्व तो बात करें 2.7 ग्राम प्रति मीटर सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं मोटाई की तो 0 से 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है, अभी मैंने बताया आपको। और सिलिका और एल्युमिनियम, इसे सियाल के नाम से भी जानते हैं, सियाल सीमा निफ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सियाल, ये हमारा सीमा यहाँ पे होता है निफ, NFE ऐसे भी आ जाता है। देखो, सियाल से सिलिकॉन हो गया, एल से एल्युमिनियम, सीमा से सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफे से निकेल और फेरस मतलब आयरन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखो, मेटल की बात करते हैं तो मेटल में देखो सीमा आ गया। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, SI से सिलिका, MS से मैग्नीशियम। ठीक है, और ये भूपर्वतीय के नीचे वाले भाग होता है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। मोह शांति से 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। बात करते हैं घनत्व 3.5 से लेके 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। आगे देखते हैं क्रूड की बात करते हैं, इसमें निफे आएगा, निकेल और आयरन। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक परत है ये। कुल पृथ्वी का 16% भाग है। बाह्य कोड तरल अवस्था में, आंतरिक कोड ठोस अवस्था में इसमें होते हैं। मोटाई जो है गुटेनबर्ग संतति से 6378 किलोमीटर। औसत घनत्व की बात करें 13 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको याद रखेंगे, औसत घनत्व कितना है। आगे देखो, यहाँ पे भूकंप की बात करते हैं। भूकंप सूचक वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि। जो सूचक की बात करते हैं, भूकंप की सूचना कैसे मिलती है, वायुमंडल में रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है। अधिक केंद्र उसे कहते हैं जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है, उसे अधिक केंद्र बोलते हैं। उद्गम केंद्र को अवकेंद्र बोलते हैं, जहाँ पे उद्गम होता है उसे अवकेंद्र बोलते हैं। जहाँ वो सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिक केंद्र बोलते हैं। अर्ध पृथ्वी का कंपन होता है, इसमें पृथ्वी कांपने लगती है। भूकंप आने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो भूकंप आने के कारण प्राकृतिक कुछ कारण है, कुछ मानवीय कारण है। प्राकृतिक कारण कौन से, ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन और विवर्तनिक अस्थिरता के कारण आता है। जबकि मानवीय कारण है परमाणु परीक्षण, अस्थिर प्रदेशों में बांधों, विशालों जलाशय और सड़क का निर्माण आदि इस कारण से आते हैं। भूकंपीय तरंगे की बात करते हैं तो भूकंपीय तरंगे में भूगर्भिक तरंगे होते हैं और धरातलीय या एल तरंगे। भूगर्भिक तरंगे में 2 तरंगे आती है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगे P तरंगे और ये हमारी S तरंगे। तो PSL 3 प्रकार के तरंगे हो गई। यहाँ बात करते हैं प्राथमिक या P तरंगे। प्राथमिक और P तरंगे की बात करें, प्राथमिक और P तरंगे। प्राथमिक या सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड में ये तरंगे आती है, P तरंगे। सेल की बात करें, सेलों में संकोचन व फैलाव और घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती हैं। कंपन की दशा तरंग की गति के समानांतर होती है। धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाला जो तरंग होता है वो P तरंग होता है। P तरंग अगर बहुत ही तेज भूकंपीय सर्वाधिक गति वाली भूकंप आती है, ये 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड सबसे पहले पहुंचती है। अनुदैर्घ्य तरंग है ये,
ठोस पदार्थ में गति सबसे अधिक है इसकी, और ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों से गुजर सकती है पी तरंगे। आगे देखते हैं हम एस तरंगे। एस तरंगे पी तरंगे की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती हैं। पदार्थों के उभार व गर्त का निर्माण करती है। कंपन की दिशा में तरंग की लंबन होती है। अनुप्रस्थ तरंग है ये। वो कैसी तरंग थी? हमारी अनुदैर्घ्य तरंग थी, अनुप्रस्थ तरंग है। ये केवल ठोस में ही के माध्यम से ही चलती है। वो तीनों में विचरण करती है, ठोस, द्रव और गैस सभी में गुजर सकती है। अधिक है, ये केवल ठोस में ही चलती है और धरातल पर पी तरंगे के बाद पहुंचती है एस तरंगे। सबसे पहले कौन पहुंचा? पी तरंगे, ऐसे ऐसे पी, फिर उसके बाद एस तरंगे पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं एस तरंगे के बाद आती है एल तरंगे। एल तरंगे इसका वेग सबसे कम होता है, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके कारण शैल विस्थापित हो जाते हैं, इमारत गिरती है जाती है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी लंबी अवधि वाली तरंगे होती है एल तरंगे, और पूरे धरातल पर भ्रमण करती है। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती है एल तरंगे। सबसे बाद में पहुंचने वाली तरंगे कौन सी है? एल तरंगे। आगे देखो ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति। ज्वालामुखी में देखते हैं हम विसुवियस ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछ ले विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। माउंट इटना पूछ ले सिसिली द्वीप पर है, इटली में। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है, यूएसए में। किलाउ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है, यूएसए में। मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। क्राकाटुआ ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का जिसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, इटली में। माउंट पोपा ज्वालामुखी पूछ ले तो माउंट पोपा ज्वालामुखी है म्यांमार में। किलिमंजारो तंजानिया में। देमबंद ईरान में। कोह सुल्तान पाकिस्तान में ज्वालामुखी है, कोह सुल्तान। चिम्बा राजो इक्वाडोर में है। शवनकामा पेरू में है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका में है। किनाबालू मलेशिया में है। अल बुर्ज ईरान में है। पैरिकुटीन मैक्सिको में है। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है। माउंट सस्ता यूएसए में। पोपो कैटिपिटल मैक्सिको में है। कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट ताल फिलीपींस में है। आगे देखते हैं माउंट सिनाबोंग पूछ ले तो माउंट सिनाबोंग काफ़ी फेमस है, इंडोनेशिया में है। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है। एकांगुआ ज्वालामुखी अर्जेंटीना में है। अब बात करते हैं चट्टानों के बारे में। चट्टान के कौन कौन से प्रकार है उसको देख लेते हैं हम। चट्टान के जो प्रकार है यहाँ पे, चट्टान के 3 प्रकार है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित और कायांतरित चट्टान। बात करते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो होता है मैग्मा या लावा से निर्मित होता है आग्नेय चट्टान, और इसमें परत रहित, जीवाश्म रहित व कठोर चट्टानें होती है। ये इसमें परत नहीं होता, जीवाश्म नहीं होता, और ये कठोर चट्टानें होती है आग्नेय चट्टान। इसमें आग्नेय चट्टान से हमें क्या मिलता है? लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का स्रोत है ये। उसके बाद करते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की बात करें तो ये आग्नेय चट्टान के अपक्षय और अपरदन से निर्मित होता है अवसादी चट्टान, और ये परतदार चट्टानें होती है। परतदार और जीवाश्म युक्त चट्टानें होती है। इसमें फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि के स्रोत मिलते हैं। अब इसको देखते हैं हम रूपांतरित और कायांतरित चट्टान। ये आग्नेय चट्टान और अवसादी से निर्मित होते हैं। चट्टान कठोर और दृढ़ चट्टानें ये होती है ताप और दाब के रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ चट्टानें हैं जो अपना रूपांतरण के कारण आग्नेय चट्टान से कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो गई है। आग्नेय चट्टान कौन सी थी? बेसाल्ट चट्टानें, ये शिस्ट हो जाती है कायांतरित में। बेसाल्ट चट्टानें एम्फीबोलाइट ग्रेनाइट नीच में परिवर्तित हो जाता है।
अवसादी चट्टान का रूपांतरित देखो, ये तो हमारा कायांती चट्टान। अवसादी में बलुआ पत्थर, किसमें परिवर्तन होता है, कायांती चट्टान बन के क्वार्टरजाइट बनता है। सैल और करे ये क्या बनते हैं, स्लेट बनते हैं। चूना पत्थर कायांती चट्टान में संगमरमर बन जाता है। लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला बनता है। चाक और डोलोमाइट संगमरमर। कांग्लोमेरेट क्वार्टरजाइट। बिटुमिन्स कोयला की बात करते हैं। बिटुमिन्स कोयला ग्रेफाइट एवं हीरा। आगे देखते हैं हम कायांती चट्टानों का रूप। कायांती चट्टान में देखो स्लेट जो है ये हमारा फाइलाइट शिस्ट में बनता है। आगे देखो वायुमंडल में जो कौन कौन सी गैस सबसे ज़्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 20.95 और 21% के आसपास। आर्गन की बात करें 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03। हीलियम के नियॉन की बात करते हैं तो 0.0018, हीलियम 0.0002, क्रिप्टॉन 0.0001, हाइड्रोजन 0.00055, उसके बाद जिनॉन 0.000009। विश्व के महाद्वीप। अब विश्व के महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। विश्व में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, ये तो सभी को पता ही है। घटते क्रम के अनुसार सबसे ज़्यादा घटते क्रम के अनुसार है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। बात करते हैं महत्वपूर्ण सीमा रेखा की बात करते हैं। देखो मैकमोहन है, किसके बीच है, भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डुरंड भारत और अफगानिस्तान। मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी। हिडनबर्ग जर्मनी और बेल्जियम। और 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वां यूएसए और कनाडा। 49 समांतर रेखा। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। एंडीज जो पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में है एंडीज, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अकांगुआ। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की बात करते हैं एशिया में है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स मध्य यूरोप में है, माउंट ब्लैक सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है, माउंट कुक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एटलस पश्चिम अफ्रीका में है और इसकी सबसे चोटी है माउंट टाऊ बकाल। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है और कोशियस्को इसकी चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिका में है और माउंट विंसन मैसिव इसकी चोटी है। कास्केड यूएसए कनाडा में है, माउंट रेनियर इसकी चोटी है। काकेशस रूस में है, एल्ब्रूस सबसे ऊंची चोटी है। यूराल मध्य रूस में है। गोरा नरोडानाया सबसे ऊंची चोटी है। ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जागरोस ईरान में है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है। जुरा पूछ ले तो जुरा यहाँ पे है फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर। पिरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। कैंटाब्रियन स्पेन। मैकेंजी कनाडा। किलिमंजारो तंजानिया। ब्लैक पर्वत यूएसए। अलेघनी यूएसए। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्लॉक पर्वत अवशिष्ट पर्वत में क्या अंतर। देखो ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत उसे कहते हैं ना। देखो यहाँ पे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है यहाँ पे देते हैं। सियारा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए में है। वाचास रेंज यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। वास्जेस फ्रांस में है। अब देखते हैं हम यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत की बात करते हैं। अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, जैसे अरावली पर्वत हमारा भारत में अवशिष्ट पर्वत। यूरोप में बात करते हैं पेनाइन उत्तरी अमेरिका में है। अल्पेशियन। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखलाएं
इसके एंडीज की है रॉकी हिमालय। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति के बाद अब देखो सान पठार कहाँ पे, म्यांमार में। पोतावर पठार पाकिस्तान में। पिंड माउंट यूएसए। पैटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका में है। ओजार्क यूएसए में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। पामीर का पठार मध्य एशिया के दक्षिण सीमा पर है। मेसेटा पठार स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप में है। चियापास पठार मैक्सिको में है। अबिसिनिया पठार इथोपिया और सोमालिया में है। एनातोलिया पठार तुर्की में है। ग्रेट बेसिन पठार यूएसए कोलंबिया कोलोराडो नदी के मध्य। विश्व की प्रमुख घाटियाँ, घाटी को देख लो तो घाटी कौन कौन सी है। विश्व की प्रमुख घाटियाँ, स्वात घाटी पाकिस्तान में है। डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है। पंजशीर घाटी उत्तर प्रदेश अफगानिस्तान काबुल के उत्तर में है। टेलर घाटी अंटार्कटिका। सिटिगन वैली कैलिफोर्निया यूएसए। राजाओं की घाटी मिस्र में। देखो डेथ वैली जो यहाँ पर है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शुष्क घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में अवस्थित है। अन्य दूसरा नाम शैतान का गल्फ कोर्स यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य है। तो ये सभी सबके बीच है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रहने देते हैं। आगे हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन है, एशिया का प्रमुख मरुस्थल है, अफ्रीका का प्रमुख मरुस्थल है, ये सभी हम देखेंगे वर्ल्ड के मैप में। दक्षिण अफ्रीका के, उत्तरी अमेरिका की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।